महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। फर्स्ट पेपर हमारा चल रहा है यूनिट 3, सामाजिक प्रतिमान के प्रकार में 5वां प्रकार चल रहा है। टॉपिक है नैतिकता एवं धर्म से तात्पर्य। नैतिकता एवं धर्म से तात्पर्य ये सामाजिक प्रतिमान के प्रकार है। इसमें मैंने जनरीतियाँ और लोकरीतियों पर प्रकाश डाल दिया है, और ये जो है दूसरा है प्रथा पर भी अपन ने जो है विश्लेषण कर दिया, और लोकोच्चार और रूढ़ियों के बारे में भी बता दिया। अब जो है आगे का स्टेप है परंपरा का भी बता दिया। अब नैतिकता और धर्म के बारे में, नैतिकता एवं धर्म के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें नैतिकता जो है चरित्र की दृढ़ता एवं पवित्रता से इसका संबंध माना जाता है। चरित्र की दृढ़ता एवं पवित्रता से इसका संबंध माना जाता है। ये यांत्रिक दृढ़ता एवं सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी नैतिकता का पालन किया जाता है। स्थायित्व की भावना का विकास करने के लिए भी नैतिकता का पालन किया जाता है। आदर्श मूल्यों की अनुपालना करने के लिए आदर्श मूल्यों की अनुपालना करने के लिए भी नैतिक बातों का नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। मनुष्य के जीवन में नैतिकता का काफ़ी महत्व है। जिनके आधार पर तर्कों का हम निर्माण करते हैं। नैतिकता में स्थायित्व की भावना रहती है। नैतिकता में क्या रहती है? स्थायित्व की भावना का विकास रहता है। नैतिकता में स्थायित्व की भावना का विकास होता है। ये व्यवहार संबंधी मनोभावों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें व्यवहार संबंधी मनोभावों को भी सम्मिलित किया जाता है। व्यवहार संबंधी मनोभावों को भी सम्मिलित किया जाता है। किसमें? नैतिकता में। नैतिकता हमें जो है नियम का पालन करने का पाठ पढ़ाती है, और मनोभावों में भी वृद्धि करने में ये सहायक होती है। तो नैतिकता में हम किन किन पॉइंटों के आधार पर चर्चा कर सकते हैं? चरित्र की दृढ़ता एवं पवित्रता से इसको जोड़ा गया है। यांत्रिक दृढ़ता एवं सिद्धांतों का पालन करने के लिए भी इसे जो नैतिकता का हम पालन करते हैं। स्थायित्व की भावना का विकास करने के लिए भी हम नैतिकता का पालन करते हैं, और आदर्श मूल्यों की अनुपालना करने के लिए भी हम नैतिकता का पालन करते हैं, और व्यवहार संबंधी मनोभावों को भी नैतिकता में सम्मिलित कर लिया जाता है। यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे नैतिकता की। इस नैतिकता के साथ में धर्म और जुड़ा हुआ है। नैतिकता के साथ में धर्म और जुड़ा हुआ है। तो धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। धर्म क्या है? सामाजिक नियंत्रण का एक साधन माना जाता है। ये व्यक्ति को पथमार्ग के आधार पर निर्देशित करता है, और अच्छा आचरण करने के लिए प्रेरित करता है, और धर्मावलियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना धर्म का प्रसार करें और धार्मिक नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे व्यक्ति जो अनुचित व्यवहार करता है या सामाजिक मानदंडों से दूर हटता है, तो सामाजिक मानदंडों से दूर हटता है वो दूर नहीं हटे, व्यवहार में बंधा रहे, धर्म में बंधा रहे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि धर्म एक नियंत्रण का साधन माना जाता है। धर्म क्या माना जाता है? नियंत्रण का एक साधन माना जाता है, जो मानव के भाग्य निर्माण और परिवर्तित व्यक्ति समाज में घनिष्ठ संबंध इससे बना रहता है।
व्यक्ति का जो है धर्म से अगर व्यक्ति जुड़ा होता है तो उससे व्यक्ति का व्यवहारिक जो संबंध है वो जुड़ा रहता है। और धर्म की एडवर्ड टाइलर ने एक परिभाषा दी है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है जो मानव को जोड़े रखता है, जो मानव को जोड़े रखता है। धर्म का संबंध पवित्रता से लिया जाता है। धर्म का संबंध पवित्रता से लिया जाता है जिसमें हम अपने व्यवहार में धार्मिक नियमों का हम पालन करते हैं। हमारे समाज में अनेक धर्म हैं, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, फारसी धर्म है, हिंदू धर्म है। सबकी मान्यताएं और नियम अलग अलग है और सभी मान्यता और नियमों के आधार पर धर्म का क्या करते हैं? पालन करते हैं। मान्यता और नियमों के आधार पर धर्म का क्या करते हैं? पालन करते हैं। अब है नैतिकता और धर्म में अंतर। नैतिकता और धर्म में अंतर। धर्म की प्रवृत्ति रूढ़िवादी है, जबकि नैतिकता का संबंध, नैतिकता है जो मध्य संघर्ष के कारण बनती है, संघर्ष के कारण बनती है। नैतिकता में रूढ़िवादी परंपरा का विरोध किया जाता है। रूढ़िवादी परंपरा का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है, जबकि धर्म रूढ़िवादी परंपरा को अपनाता है। धर्म अतार्किक है जबकि नैतिकता तार्किक है। धर्म अतार्किक है जबकि नैतिकता क्या है? तार्किक है। नैतिकता में तार्किक नियमों के आधार पर कल्पना की जाती है। नैतिकता की तुलना में धर्म का प्रभाव सीमित होता है। नैतिकता की तुलना में धर्म का प्रभाव क्या होता है? सीमित होता है, जबकि नैतिकता का प्रभाव जो है समाज में ज़्यादा होता है। हम हर समाज में हर चीज़ों में नैतिकता, व्यवहार के रूप में नैतिकता और सब बातों में नैतिकता का पालन करते हैं। इस तरह नैतिकता और धर्म में अंतर है। इसके बाद में ये तो पांचवा पॉइंट है। इसके बाद में छठा है कानून। छठा कौन सा है? कानून। आज इस सामाजिक प्रतिमान के स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर पूरा करते हैं। कानून है। कानून है जो दो प्रकार के होते हैं। कानून कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक कानून और अनौपचारिक कानून। तो औपचारिक कानून होते हैं जो लिखित होते हैं। औपचारिक कानून होते हैं वो लिखित होते हैं। जो जैसे लिखित कानून होते हैं जिनका हम लिखित रूप में इनका हम क्या करते हैं? पालन करते हैं। अनौपचारिक कानून होते हैं वो अलिखित होते हैं। अनौपचारिक कानून क्या होते हैं? अलिखित होते हैं। जैसे प्रथा है, रीति रिवाज है, जनरीति है, लोक रीति है, प्रथा परंपराएं हैं। ये जो है कौन सा है? अनौपचारिक है। तो कानून को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथागत कानून, प्रथागत कानून, और दूसरा जो कानून है वो है वैधानिक कानून। वैधानिक कानून। तो पहला तो हो गया प्रथागत कानून और दूसरा हो गया वैधानिक कानून। तो प्रथागत कानून और वैधानिक कानून क्या होता है? प्रथागत कानून में बेनियम सम्मिलित किए जाते हैं। प्रथागत कानून में बेनियम सम्मिलित किए जाते हैं जिनका पालन व्यक्ति अपनी इच्छा और सामाजिक दबाव के कारण करते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा और सामाजिक दबाव के कारण करते हैं। ऐसे कानूनों को लिखित रूप में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसका प्रभाव लिखित नियमों से अधिक होता है। कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से इन नियमों की आलोचना इसलिए नहीं करता कि व्यावहारिक जीवन में व्यंग, परिहास, शारीरिक दंड आदि मिल सकता है। प्रथागत कानून समाज में होते हैं। प्रथागत कानून कहाँ पर होते हैं? समाज में होते हैं। इसमें क्या है कि व्यंग के माध्यम से, परिहास के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से, आलोचना का माध्यम होता है, जिसके कारण व्यक्ति नियमों का उल्लंघन नहीं करता। दूसरा कानून है वैधानिक कानून। दूसरा कानून कौन सा है? वैधानिक कानून। वैधानिक कानून नियम विधानमंडलों द्वारा बनाए जाते हैं। किनके द्वारा? विधानमंडलों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी घोषणा राज्य
की ओर से लिखित होती है, इनकी घोषणा राज्य की ओर से लिखित होती है। इन कानूनों में औपचारिकताएं निभाई जाती है। इन कानूनों में क्या निभाई जाती है? औपचारिकता निभाई जाती है। औपचारिकता के आधार पर इन्हें लागू किया जाता है। इनका उल्लंघन करने पर राज्य के द्वारा दंड दिया जाता है। इनकी रक्षा के लिए न्यायालय भी होता है। इनकी रक्षा के लिए क्या होता है? न्यायालय भी होता है। वैधानिक कानून लिखित होते हैं। वैधानिक कानून क्या होते हैं? लिखित होते हैं। इनका तो जो है प्रथागत कानून होते हैं, उनका तो समाज का दबाव होता है, व्यंग के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से प्रथागत कानून का पालन किया जाता है। जबकि वैधानिक कानून जो है राज्य के द्वारा निर्धारित होते हैं, राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं, जिसमें औपचारिकता के आधार पर इन्हें लागू किया जाता है। इनका उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जाता है। इनका उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जाता है। इनकी रक्षा के लिए न्यायालय होता है। इनकी रक्षा के लिए क्या होता है? न्यायालय होता है। वैधानिक कानून लिखित होते हैं। यहाँ तक तो हम 6 तक तो कानून के बारे में पढ़ रहे थे। अब आगे है संस्थाएं। क्या है? संस्थाएं। संस्था के बारे में पहले भी अपन ने पढ़ा, लेकिन एक समरी टाइप में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि संस्था क्या है। संस्था नियमों की कार्यप्रणाली को हम संस्था कहते हैं। नियमों की कार्यप्रणाली को हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। नियमों की कार्यप्रणाली को हम संस्था कहते हैं। इसमें संस्था का प्रयोग जो सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने, विद्वान का नाम कौन सा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में किया था। कौन सी में किया था? फर्स्ट प्रिंसिपल्स में किया था। संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को कार्यान्वित किया जाता है। समाज के कार्यों को कार्यान्वित किया जाता है। संस्थाएं सामाजिक संरचना का एक भाग होती है। सामाजिक संरचना, हमारे समाज की संरचना जटिल होती है और ये सामाजिक संरचना का भाग होती है। तो किंग्सले डेविस एक विद्वान है, समाजशास्त्री है। उन्होंने संस्था, परस्पर संबंध, लोक रीतियों, लोकोपचारों और वैधानिक नियमों की समग्रता के रूप में कहकर परिभाषित किया गया है। एक या अधिक कार्यों के लिए संस्थाएं बनाई जाती है। इस प्रकार डेविस ने संस्थाओं में लोक रीतियों, रूढ़ियों का रूपांतरण कहा जाता है। लोक रीतियों और रूढ़ियों का रूपांतरण कहा जाता है, जो समाज द्वारा व्यवहार में स्वीकृत होकर ये स्थायित्व प्रदान करती है। समाज द्वारा स्वीकृत होकर क्या करती है? स्थायित्व प्रदान करती है और समाज में अपनी आवश्यकताओं की क्या करती है? पूर्ति करती है। समाज में अपनी आवश्यकताओं की क्या करती है? पूर्ति करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिपाटी एवं शिष्टाचार। 8वां पॉइंट कौन सा है? परिपाटी एवं शिष्टाचार। शिष्टाचार, परिपाटी एवं शिष्टाचार। देखिए, परिपाटी एवं शिष्टाचार शब्द से ही मालूम पड़ता है कि परिपाटी शिष्टाचार विशिष्ट लोकरीतियां और जनरीतियां हैं। विशिष्ट लोक रीतियाँ और जनरीतियाँ, जिसकी ग्राहम समनर ने 1904 में इनका अध्ययन किया। तो परिपाटी और शिष्टाचार, परिपाटी अनुचित से बहुत अधिक संबंध नहीं है, लेकिन बहुत समय से कोई भी परिपाटी हमारे समाज में चली आ रही है। इसकी उपयोगिता स्वतः ही सिद्ध है। सीधे हाथ से भोजन करना ये परिपाटी है। सीधे हाथ से भोजन करना ये परिपाटी है। परिपाटी कभी कभी उपयोगी सिद्ध भी होती है। परिपाटी उपयोगी सिद्ध भी होती है। यदि कोई बाएं हाथ का प्रयोग करें तो ये इस कार्य में अधिक करता है, इसे मना कर दिया जाता है बाएं हाथ का प्रयोग करने पर। परिपाटी निरंतर मार्ग के आधार पर निर्देशित करती है। परिपाटी हमारे समाज में जैसे विधि विधानों के आधार पर विवाह को संपन्न किया जाता है। विधि विधानों के आधार पर क्या किया जाता है? विवाह को संपन्न किया जाता है। ये भी एक परिपाटी है। ये भी एक परिपाटी है। तो परिपाटी के आधार पर हम सारे कार्यों को संपन्न करते हैं, लेकिन कभी कभी
होता क्या है कि समाज में तनाव एवं संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलती है। समाज में तनाव एवं संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि परिपाटी जीवन में विशिष्ट परिस्थितियों तक जैसा व्यवहार करने के लिए ये मार्गदर्शित करती है। उचित व्यवहार करने के लिए व्यवस्था प्रदान करती है। उचित व्यवहार करने के लिए क्या करती है? व्यवस्था प्रदान करती है। उचित व्यवहार करने के लिए व्यवस्था प्रदान करती है। अगला इसी में है, शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है। शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि इससे आशय क्या है कि शिष्टाचार एक उचित ढंग है जिसके आधार पर हम सामाजिक मानदंडों का हम पालन करते हैं। किसी कार्य को उचित ढंग से करने के लिए हम स्वतंत्र चुने जाते हैं। और शिष्टाचार एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है जिसमें एक व्यक्ति का वर्ग का एक पद जाना जा सकता है। सामाजिक कार्यक्षमता सरलता से दृष्टिकोण का महत्व नहीं है। इसमें हम किसी भी प्रकार के तरीके से जो है शिष्टाचार का हम पालन करते हैं। उचित व अनुचित में भेद करते हैं। शिष्टाचार सम्मान है एक तरह से जिसमें व्यक्तियों की पहचान होती है। शिष्टाचार एक सम्मान माना जाता है जिसमें व्यक्तियों की क्या होती है? पहचान होती है। शिष्टाचार है अवसरों की पालना करने के लिए मानक प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करता है और सामाजिक भेदभाव जो है समाज में है उनमें घनिष्ठता की जो आवश्यकता नहीं, उन लोगों में सामाजिक भेदभाव बनाने में जो है हमारे समाज में शिष्टाचार है। जो हमारे समाज में शिष्टाचार के द्वारा ये सामाजिक भेदभाव जो हो रहे हैं उस भेदभाव को मिटाने में भी शिष्टाचार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लास्ट पॉइंट हमारा फैशन और धुन है। लास्ट पॉइंट कौन सा है? फैशन और धुन। फैशन एवं धुन। फैशन एवं धुन से तात्पर्य क्या है कि फैशन धुन दोनों अपना अपना महत्व है। व्यक्ति नवीनता व भिन्नता के लिए सदैव फैशन का प्रयोग करता है। फैशन एक परिवर्तन का दौर माना जाता है जिसमें आदर्श नियमों का पालन किया जाता है। फैशन कुछ समय से समाज में प्रचलित है। इसमें एक परिवर्तन का दौर माना जाता है। ये कह सकते हैं कि इस प्रकार सामाजिक मानदंड है, लेकिन जनरीतियाँ और रूढ़ियाँ, प्रथा आदि ये स्थायित्व लिए हुए हैं, जबकि फैशन जो है अस्थायी होती है। फैशन क्या होती है? अस्थायी होती है। फैशन से तात्पर्य है प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है। समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है। फैशन सामाजिक परिपाटी का एक पहलू है जिसकी मुख्य विशेषता बदलती हुई प्रकृति है। जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? बदलती हुई प्रकृति है। फैशन का प्रचलन फैली हुई रीति या तरीका कार्य करने की अभिव्यक्ति है जो सांस्कृतिक लक्षणों को प्रस्तुत करने एवं स्वयं को बदलने की आज्ञा देती है। फैशन की जैसे विशेषताओं पर हम प्रकाश डालें कि फैशन हमारे व्यवहारों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। फैशन व्यक्ति में नवीनता एवं ताजगी लाती है। फैशन व्यक्ति में सामाजिक जीवन से संबद्ध है। फैशन एक रूपता उत्पन्न करती है। फैशन उच्च वर्ग में व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। फैशन एक प्रथा का रूप ले लेती है। फैशन इतनी शीघ्रता से बदल जाते हैं कि व्यक्ति अपना मतलब कि जो है वर्चस्व फैशन के द्वारा इतना बदलाव कर लेता है कि अब जो है अपनी जो पुरानी चली आ रही जो है पोशाक उसको चेंज कर लेता है और नई पोशाक में बदलाव लाकर नई पोशाक में बदलाव लाता है। इसी तरह धुन है। धुन फैशन का एक रूप है। फैशन की तुलना में अधिक तीव्र होती है। इसमें परिवर्तन जो है अधिक तीव्र गति से आते हैं। धुन उदाहरण के लिए आधुनिक उच्च वर्ग में लड़कियों
के द्वारा ऐसा वस्त्र पहना जाता है जो शरीर उन्मुक्त दिखाई देता है, ये धुन है। जैसे महिलाएं सीधा पल्ला लेकर साड़ी पहनना पसंद करती है, ये भी एक धुन का रूप है। तो कहने का तात्पर्य है धुन अभिजात वर्ग के लोग अपनाते हैं और ये मनोवर्ती का एक परिचायक होता है। धुन जैसे ऊंची एड़ी की जो है सैंडल पहनना, ये भी एक धुन का रूप है। बेल बॉटम ये पहनना, बेल बॉटम की साड़ियाँ पहनना, ये भी एक धुन का रूप है। साज सज्जा से रहना, ये भी एक धुन का रूप है। तो ये आपने फैशन और धुन जो है इसका नवा प्रकार पढ़ा। ये है सामाजिक प्रतिमान के प्रकार जिस पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।